आज के क्लास में हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म के अल्पकालीन संतुलन को समझने का प्रयास करेंगे। फर्म के अल्पकालीन संतुलन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होते हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना बहुत आसान होगा यदि आज के क्लास को बहुत बारीकी से समझ लिया जाए। चलिए हम लोग अपनी बात की शुरुआत फर्म के संतुलन और फर्म के संतुलन के शर्तों से कर लें। हम लोग पिछले क्लास में भी समझे थे कि फर्म का संतुलन उत्पादन करने का एक ऐसा स्तर है जिस स्तर को प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी फर्म, कोई भी प्रोड्यूसर उत्पादन के लेवल को चेंज करना नहीं चाहता है। संतुलन स्तर में किसी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ये बातें हम लोग जानते हैं। और फर्म के संतुलन के दोनों शर्तों को भी जानते हैं। पहली शर्त क्या है कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए और दूसरी शर्त है कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। MC MR वक्र को नीचे से काटने का मतलब भी हम लोग जानते हैं कि MC वक्र का जो स्लोप है वह MR वक्र के स्लोप से अधिक होता है। चलिए हम लोग अल्पकालीन संतुलन को समझने का प्रयास करें। हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की एक विशेषता जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कोई भी नई फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकता है और कोई भी पुरानी फर्म इंडस्ट्री से बाहर जा सकता है। लेकिन ये विशेषता अल्पकाल में लागू नहीं होता है, ये विशेषता दीर्घकाल में लागू होता है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कोई भी फर्म इंडस्ट्री में आ सकता है और कोई भी फर्म इंडस्ट्री से बाहर जा सकता है। तो अगर यहाँ से प्रश्न रहे, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कोई फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकता है और निकल सकता है, कब? अल्पकाल में या दीर्घकाल में? तो हम लोग देख लिए कि दीर्घकाल में। अल्पकाल में यदि किसी इंडस्ट्री में बहुत अधिक लाभ होने लगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगे, तो उस लाभ से प्रेरित होकर बहुत सारी फर्में इंडस्ट्री में आना चाहेंगी। लेकिन समय इतना कम होता है कि कोई भी नई फर्म उस इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि नई फर्मों को भी पता होता है कि ये लाभ बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, इसलिए अल्पकाल में कोई नई फर्म इंडस्ट्री में नहीं आ पाता है। यदि किसी इंडस्ट्री में असामान्य हानि भी हो तो पुरानी फर्मों को ये पता होता है कि ये लॉस कुछ समय के लिए है और वे फर्में इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग बाद के क्लास में ये चर्चा करेंगे कि अल्पकाल में कोई फर्म उत्पादन बंद कब करता है। ये हम लोग बाद के क्लास में इस टॉपिक पर एक विस्तृत चर्चा हम लोग रखेंगे। हम लोग अल्पकाल की बात कर रहे थे कि अल्पकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है, उस पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को 3 स्थितियां मिल सकती है। पहला असामान्य लाभ की स्थिति, दूसरा सामान्य लाभ की स्थिति और तीसरा असामान्य हानि की स्थिति। मतलब जो अल्पकाल है उस अल्पकाल में फर्म असामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकता है या असामान्य हानि भी प्राप्त कर सकता है। तीनों में फर्म को कुछ भी मिल सकता है। चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और असामान्य हानि को समझने का प्रयास करें। पहले हम लोग
असामान्य लाभ की स्थिति को देखते हैं। पहला स्थिति क्या हो सकता है? तो असामान्य लाभ। असामान्य लाभ मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग बहुत सिंपल सा बात जानते हैं कि असामान्य लाभ कब होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो। मतलब ज्यादा में बेचे कम में बनाए तो असामान्य लाभ होगा। चलिए डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करें। एक्स एक्सिस में आउटपुट है और वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। वाई एक्सिस में हम लोग कॉस्ट भी दर्शाए हैं और रेवेन्यू भी दर्शाए हैं। हम लोग जानते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है उसमें AR और AMR दोनों बराबर होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि औसत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। तो ऐसी अल्पकालीन औसत लागत वक्र किस आकार का होगा? तो अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होगा। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र भी अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ ये डायग्राम बना दिया जाए और डायग्राम बना करके आपसे पूछा जाए कि फर्म का संतुलन कहाँ होगा? E1 बिंदु पर होगा, E पर होगा, E2 पर होगा या E3 पर होगा। मतलब संतुलन कौन सा बिंदु दर्शाता है? E3 संतुलन बिंदु है, E2 संतुलन बिंदु है, E संतुलन बिंदु है या E1 संतुलन बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग संतुलन के दोनों शर्तों को देख लें। संतुलन का पहला शर्त क्या था? MR इक्वल टू MC। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो E1 बिंदु है उसमें AR या MR इक्वल टू AC है। मतलब संतुलन की पहली शर्त यहाँ भी नहीं है। E2 बिंदु पर देखिए, यहाँ भी MR इक्वल टू MC नहीं है। E3 बिंदु पर भी आप देख सकते हैं संतुलन की पहली शर्त क्या था? MR इक्वल टू MC। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो E बिंदु है यहाँ MR और MC दोनों बराबर है। संतुलन की दूसरी शर्त क्या था? दूसरी शर्त था कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। यहाँ देखिए कि MC वक्र जो है वो MR वक्र को नीचे से काट रहा है। मतलब जो E बिंदु है ये संतुलन का बिंदु है, क्योंकि यहाँ संतुलन की दोनों शर्तें मौजूद है। कौन कौन शर्त? MR इक्वल टू MC और MC MR को नीचे से काटता है। चलिए हम लोग ये समझ गए कि E संतुलन बिंदु है। अब हम लोग संतुलन बिंदु से ठीक नीचे आकर के कॉस्ट देखें। ये संतुलन बिंदु है, इसके ठीक नीचे आइए और कॉस्ट देखिए। ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है। इस बिंदु का हम लोग नाम दे दिए A और ये Q। चलिए डायग्राम से पता चल रहा है कि AR इक्वल टू AR कितना है? तो AR है EQ या AR है OR। तो हम लोग AR के जगह में EQ लिख लिए। AC बताइए AC कितना है? तो AC है AQ। तो AC के जगह में हम लोग AQ लिख लिए। डायग्राम से ये पता चल रहा है कि EQ ग्रेटर देन AQ। डायग्राम देखिए, यहाँ पता चल रहा है कि EQ अधिक है AQ से। मतलब एक इकाई को या हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा में वह बेच रहा है और कम में बना रहा है, तो फर्म को क्या होगा? लाभ। मतलब अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू AR माइनस AC। AR के जगह में AQ था और AC के जगह में AQ था। तो हम लोग जब EQ में AQ घटा देंगे, देखिए EQ में AQ घटाएंगे तो क्या बचेगा?
तो हम लोगों का बचेगा ई ए। तो ई ए एवरेज प्रॉफिट निकालेगा। चलिए हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालें। टोटल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है टी आर माइनस टी सी। कैसे निकालेंगे? पहले टी आर निकालना होगा। तो टी आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए आर इंटू क्यू, या आउटपुट, यहाँ आउटपुट लिख दीजिए, ए आर इंटू आउटपुट। तो टी आर इक्वल टू ए आर की जगह में हम लोग देख रहे हैं ई क्यू है, इंटू आउटपुट की जगह में ओ क्यू है। तो जब हम लोग ई क्यू और ओ क्यू को गुना करेंगे, हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। जब हम लोग ई क्यू और ओ क्यू को गुना करेंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ ओ क्यू ई आर। गुना करने के बाद हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा ओ क्यू ई आर, एरिया ऑफ ओ क्यू ई आर। अब चलिए टीसी निकालिए। टीसी निकालने का फार्मूला था एसी इंटू आउटपुट। तो कैसे? एसी के जगह में हम लोग ए क्यू लिख सकते हैं और आउटपुट के जगह में ओ क्यू लिख सकते हैं। तो टीसी इक्वल टू ए क्यू और ओ क्यू को गुना करेंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ ओ क्यू ए सी। क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ओ क्यू ए सी। चलिए टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट टी आर माइनस टी सी। तो टी आर क्या मिला था? ओ क्यू ई आर माइनस ओ क्यू ए सी। डायग्राम में देखिए, जब ओ क्यू ई आर में ओ क्यू ए सी घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? बचेगा सी ए ई आर, निकलेगा सी ए ई आर। मतलब ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये क्या है? ये प्रॉफिट निकल गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ली। अब चलिए हम लोग अल्पकाल में फर्म को और क्या मिल सकता है? तो अल्पकाल में मिल सकता है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में कहेंगे सामान्य लाभ का मतलब है जीरो प्रॉफिट, न तो लाभ और न ही हानि। ये स्थिति कब उत्पन्न होगा? जब ए आर इक्वल टू ए सी हो। मतलब जितना में वो बनाए, जितना में वो बेचे, अगर उतना ही में बनाता है तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा, जीरो प्रॉफिट होगा। चलिए इसे डायग्राम के माध्यम से हम लोग बनाने का प्रयास करें। एक्स एक्सिस में आउटपुट है, वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। हम लोग जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर और एम आर बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं? कीमत के बराबर होते हैं। एवरेज कॉस्ट बना लिए, मार्जिनल कॉस्ट बना लिए। फर्म के संतुलन की दोनों शर्तों को खोजे। फर्म के संतुलन की दो शर्तें क्या है? पहला शर्त है एम आर इक्वल टू एम सी। हम लोग देख रहे हैं ई बिंदु पर एम आर इक्वल टू एम सी है और एम सी एम आर को नीचे से काट रहा है, ये संतुलन बिंदु है ई। अब यहाँ देखिए डायग्राम से पता चल रहा है ए आर कितना था? तो ए आर है ई क्यू। ए सी कितना है? तो ए सी भी है ई क्यू। तो हम लोग यहाँ देखें कि ए आर और ए सी दोनों बराबर है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ए आर माइनस ए सी, मतलब ई क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू 0।
तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं लाभ कब हो रहा था, जब AR ग्रेटर देन AC था। सामान्य लाभ कब हो रहा था, जब AR इक्वल टू AC है। अब हम लोगों को असामान्य लाभ की स्थिति को दर्शाना है, क्योंकि हम लोग अभी चर्चा किए कि अल्पकाल में फर्म को क्या मिल सकता है, तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। या तो सामान्य लाभ मिल सकता है, या असामान्य लाभ हो सकता है, या असामान्य हानि प्राप्त हो सकता है। चलिए असामान्य हानि की स्थिति को हम लोग देख लें। असामान्य हानि की स्थिति को हम लोग डायग्राम से दर्शाते हैं। असामान्य हानि AR इक्वल टू AC, AR इक्वल टू MR। यहाँ ध्यान देना है, डायग्राम बनाना इकोनॉमिक्स में बहुत आसान होता है। हानि दिखलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो AC वक्र बनाए, ये AC वक्र AR से ऊपर बनाए। इस डायग्राम से पता चल रहा है कि AR से अधिक है AC, मतलब ज्यादा में बना रहा है और कम में बेच रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि फर्म को हानि होगा। चलिए हम लोग AMC बना लेते हैं। AMC वक्र, AMC बनाए, संतुलन बिंदु यहाँ है, क्योंकि यहाँ MR इक्वल टू MC है और MC MR को नीचे से काट रहा है। अब इसी संतुलन से ठीक ऊपर हम लोगों को जाना है और कॉस्ट देखना है। ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, इसका नाम B दे दिए। अब डायग्राम में देखिए, डायग्राम से पता चल रहा है कि AC कितना है, तो AC है BQ, या AC है, AC के जगह में OC लिख सकते हैं या BQ लिख सकते हैं। तो AC के जगह में हम लोग BQ लिख दिए। AR कितना है, डायग्राम में देखिए, AR है EQ, तो AR के जगह में EQ लिख दिया गया। डायग्राम से पता चल रहा है कि AC ग्रेटर देन AR, तो फर्म को क्या होगा, हानि होगा। पहले एवरेज लॉस निकालें। एवरेज लॉस कैसे निकलेगा, तो फार्मूला है TC में जब TR घटा देंगे, तो एवरेज AC में जब हम लोग AC में AR को घटा देंगे तो निकल जाएगा एवरेज लॉस। AC कितना था, BQ, AR कितना है, EQ। डायग्राम में देखिए, जब हम लोग BQ में EQ घटा देंगे तो क्या बचेगा, BE। फिर से देखिएगा, जब हम लोग इतना में इतना घटा दें तो क्या बचेगा, इतना, मतलब BE बचेगा इक्वल टू BE। टोटल लॉस निकालने का तरीका है, हम लोग TC में TR घटा दें। यहाँ देखिए TC कितना है, TC है OQBC, TC एरिया ऑफ OQBC, और TR है OQER। अब यहाँ हम लोग OQBC में OQER घटा देंगे तो क्या निकलेगा, REBC। तो ये जो एरिया था ये पूरा लॉस है, मतलब REBC लॉस है। हम लोग ये समझने का प्रयास किए कि अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में फर्म को 3 स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। या तो फर्म को असामान्य लाभ मिल रहा है, या तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, या फर्म को असामान्य हानि भी मिल सकता है। तो हम लोग आज के क्लास में
फर्म के अल्पकालीन संतुलन को समझने का प्रयास किए। यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, एक बार हम रिपीट करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को अल्पकाल में प्राप्त होगा असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, असामान्य हानि, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। लेकिन जब हम लोग दीर्घकाल की बात करेंगे, उस पर एक अलग चर्चा भी करेंगे। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से जो प्रश्न बना कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को असामान्य लाभ नहीं मिलता है, असामान्य हानि नहीं मिलता है, दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अल्पकाल में ध्यान देना है कि तीनों स्थितियां हो सकती है, असामान्य लाभ की भी स्थिति, सामान्य लाभ भी और असामान्य हानि की भी। थोड़ा सा यहाँ एकाधिकार से अगर प्रश्न पूछे कि एकाधिकार के बाजार में भी अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या असामान्य हानि में से कुछ भी मिल सकता है, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और असामान्य हानि में सिर्फ असामान्य लाभ ही मिलता है। मतलब दीर्घकाल में भी एकाधिकारी को सिर्फ असामान्य लाभ प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग अपनी चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग अपने पढ़ाई के क्रम को जारी रखिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।